गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआईसी केमिस्ट्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हमारा जो अध्याय 3 धातु और अधातु था उसे हम आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि धातुओं के और अधातुओं के और अन्य क्या क्या गुण हैं, वह उनके बारे में और बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो में हम टॉपिक लेते हैं अम्लराज। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ जो हैं धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील अर्थात अक्रिय होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। वे सामान्यतः क्रिया नहीं करती, लेकिन वे विशेष परिस्थितियों में और एक विशेष यौगिक के साथ क्रिया कर लेती हैं और उस यौगिक को हम कहते हैं अम्लराज। अम्लराज अर्थात अम्लों का राजा। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया। तो अम्लराज एक ऐसा विलयन होता है जिससे प्लेटिनम, सोना, चांदी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं अम्लराज के बारे में। अम्लराज जो होता है हमारा, यदि एक आयतन सांद्र HNO3 तथा 3 आयतन सांद्र HCl को मिलाया जाए तो प्राप्त विलयन अम्लराज कहलाता है। अर्थात यदि आयतन के अनुसार एक आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा 3 आयतन सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम मिलाते हैं तो जो प्राप्त विलयन होगा वो अम्लराज कहलाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं HNO3 प्लस 3HCl जो हो गया एक आयतन और ये हो गया 3 आयतन। ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों सांद्र होते हैं। यहाँ पे लिखा है सांद्र, ये भी सांद्र है। ये भी मिश्रण होगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा अम्लराज। यह अम्लराज जो है सोना, चांदी और प्लेटिनम एक्रियशील जो धातुएं होती है उनसे भी क्रिया कर लेता है। इसके बाद हम अधातु के बारे में डिस्कस करेंगे कि अधातु में क्या होती हैं, उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अधातुएं क्या होती हैं। अधातु वे सभी पदार्थ जो सामान्य अवस्था में ऊष्मा व विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। जैसे सल्फर,
फास्फोरस, ब्रोमीन, प्लास्टिक भी है इसमें, ये सब अधातुएं हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही क्रिस्टलीय रूप है, और ये कार्बन से बने होने के कारण कार्बन अधातु है। लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है। यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, अपर रूप है, जो विद्युत का चालन करता है। इसके बाद जो है अधातुओं के हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के मुख्य गुण भौतिक इस प्रकार है। नंबर 1, सभी अधातुएं ऊष्मा व विद्युत का चालन नहीं करती है। यहाँ लिख दें ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। दूसरा है सभी अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैसीय। अधातु में ठोस, द्रव तथा गैसीय तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे ठोस तो हुई हमारी सल्फर, फास्फोरस, और द्रव हो गई हमारी ब्रोमीन, और गैस हो गई हमारी क्लोरीन। इसके बाद तीसरा गुण है अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन में होती है, आयोडीन को छोड़कर। चौथा, अधातुओं को पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। चार हो गए। नंबर 5,
ये 4 भौतिक गुण हैं। इसके बाद नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है हमारी कार्बन एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे कार्बन का ही रूप होता है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है सभी तत्वों में। और कार्बन का ही रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन कर सकता है। नंबर 6 है हमारा इनके गलनांक व क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। हीरे को छोड़कर हीरे का जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद नंबर 7 है अधातुएं धातुओं की अपेक्षा कम कठोर होती है। हीरे को छोड़कर धातुएं जो है अधातुएं जो है धातु की अपेक्षा कम कठोर होती है हीरे को छोड़कर। ये सभी अधातुओं के मुख्य भौतिक गुण थे। अब अधातुओं के हम रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि अधातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो रासायनिक गुण है इसका अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके जल में घुलनशील ऑक्साइड बनाती है। जल में घुलनशील ऑक्साइड बनाती है। जैसे सल्फर है हमारा S+O2 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा SO2 और जो जल में घुलकर ये बना देगा हमारा H2SO4। जल में घुलकर H2SO3 और एक 3 SO3 ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जल है और यह सल्फ्यूरस अम्ल। यह सल्फर और ये ऑक्सीजन। अधातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा इसका रासायनिक गुण है अधातुएं जल के साथ
कोई क्रिया नहीं करती। तीसरा है अधातुएं। अधातुएं जो है अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। क्रिया नहीं करती, तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती, क्योंकि ये अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए ये तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। जबकि जो हमारी धातुएं होती हैं वे इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखती हैं, तो वे तनु अम्लों से क्रिया कर लेती हैं। इसके बाद नंबर 4 है अधातुएं हैलोजन से क्रिया करके सहसंयोजी हैलाइड बनाती है। सहसंयोजी हैलाइड बनाती हैं, जैसे H2 + Cl2 2HCl, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ये दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती हैं। और एक है हमारी दूसरी फास्फोरस E4 + Cl2, ये बन जाएगा PCl3। इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 4। यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये हमारा फास्फोरस, यह है क्लोरीन। अर्थात अधातुएं जो है क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बना रही हैं इन दोनों उदाहरण में। इसके बाद जो है हमारा 5वां, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजी, ये 5वां है, हाइड्राइड बनाती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की क्रिया सल्फर अधातु से करा दें तो क्या बन जाएगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और दूसरी, अगर हम हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से करा दें तो बन जाएगा अमोनिया। ये बनता है हमारा अमोनिया, और ये बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे जो ये दोनों है H2S और NH3, ये हमारे हैं सहसंयोजी हाइड्राइड। ये अधातुओं के मुख्य गुण थे। अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी, अर्थात रासायनिक श्रेणी हमारी किस प्रकार से है, रासायनिक श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं इसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं इसे। इसके बारे में जानते हैं क्या होती है। जो हमारी धातुएं होती हैं उनकी जो क्रिया करने की जो क्षमता है सबकी अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, कोई बहुत कम क्रियाशील है। तो उनकी क्रियाशीलता को एक क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनाई जाती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसे लिखेंगे हम, विभिन्न धातुओं
विभिन्न विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनाई जाती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनाई जाती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेन धातु हैं जो 10th क्लास के सिलेबस में दी गई हैं उनके बारे में एक श्रेणी बना दी है। इसे देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, अपारा, फिर चांदी है और फिर सोना है। इस प्रकार से क्रम है और इसका तीर का निशान हमने नीचे को लगा दिया है। ये तीर का निशान जो है दर्शाता है कि धातु की घटती हुई क्रियाशीलता है नीचे को। सबसे ऊपर जो है इसमें पोटेशियम है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है इस श्रेणी में, और सबसे नीचे है हमारा सोना जो सबसे कम क्रियाशील है। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर दर्शाया गया है। सोडियम सबसे क्रियाशील है, उससे कम पोटेशियम सबसे क्रियाशील है, सोडियम उससे कम है, कैल्शियम उससे कम है। इस प्रकार से घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है। इस क्रियाशीलता के क्रम का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो इसमें से जो नीचे वाली धातुएं होती हैं वो उनके लवण के जलीय विलयन में से ऊपर वाली को विस्थापित नहीं कर पाती। अर्थात ऊपर वाली तो नीचे वाली को कर देती है विस्थापित, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाली को नहीं कर पाती, क्योंकि नीचे वाली धातु जौन सी भी नीचे वाली आती है इस क्रम में वो कम क्रियाशील होती है और जो ऊपर आती है वो अधिक क्रियाशील होती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हाइड्रोजन है इसे मानक के आधार पर लिया गया है। और हाइड्रोजन से जितने भी नीचे धातु आ रहे हैं, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, ये जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते क्योंकि इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। और जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं वे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे हम श्रेणी को। इसके बाद जो है सक्रियता श्रेणी के मुख्य उपयोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपयोग है इसमें धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में। धातु की क्रियाशीलता हम इस श्रेणी के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि जो धातु इसमें ऊपर होगी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी और जो नीचे होगी वह कम क्रियाशील होगी। जैसे NaFe से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि Na का जो स्थान है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में वो Fe से ऊपर है। दूसरा, जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने में। जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने में हम कौन कौन सी धातु का उपयोग कर सकते हैं इस श्रेणी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सोडियम व पोटेशियम
ठंडे जल से ही क्रिया कर लेंगे, ठंडे जल से ही क्रिया करके H2 को विस्थापित करती हैं, जबकि आयरन व कॉपर गर्म जल से क्रिया करते हैं। क्रिया कर सकते हैं, इसकी क्रिया दिखा सकते हैं हम H2O प्लस Na और H2O प्लस K पोटेशियम से और सोडियम से क्रिया कर सकती है ये जल। ये क्रिया लिख देंगे हम आपको 2 और प्लस H2 और इसे भी कर लेंगे हम ऐसे ही। अर्थात जो सोडियम और पोटेशियम में अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल से ही क्रिया कर लेते हैं, लेकिन आयरन व कॉपर जो है इनका स्थान जो है रासायनिक श्रेणी में नीचे है, तो ये गर्म जल से क्रिया कर सकते हैं। तीसरा है हमारा धातुओं को अन्य धातुओं के लवण से हाइड्रोजन के विस्थापन को ज्ञात करने में, अर्थात कोई धातु जो है किसी अन्य धातु के लवण से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है या नहीं, इस क्रिया को भी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर, जिंक की छड़ डालने पर क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डालने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि हम इसे ऐसे लिखते हैं, यदि ZnSO4 प्लस Cu एरो CuSO4 प्लस सॉरी रुक जाओ एक मिनट। ये पॉइंट हमारा ये था कि धातुओं को अन्य धातु के लवण से धातु के विस्थापन को ज्ञात करने में, जैसे हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, अगर हम इसमें जिंक की क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि जो है जिंक जो है अधिक क्रियाशील है विद्युत रासायनिक श्रेणी से और कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। यदि हम इसके नाम लिख दो कॉपर सल्फेट और ये है हमारा जिंक और ये जिंक सल्फेट और ये है कॉपर। यदि मैं इस क्रिया को ऐसे दर्शा दूं, यदि ZnSO4 प्लस Cu एरो CuSO4 प्लस Zn, तो ये क्रिया असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि इस क्रिया में दिखाया गया है कि कॉपर जिंक को विस्थापित करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील थे। ये हमारे विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग थे, अर्थात सक्रियता श्रेणी के उपयोग थे। और इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।